आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्या ये अचानक से फैल सकता है, अचानक से बढ़ सकता है, क्या किसी को भी सोराइसिस हो सकता है, ये सारी बात आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहाँ हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सोराइसिस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं और हमारा 93 से 95% सक्सेस रेट भी रहा है। सोराइसिस शुरू कहाँ से होता है पेशेंट्स में नॉर्मली? देखिए, सोराइसिस के जनरली जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो 90% पेशेंट में विंटर्स के ऑनसेट से ये डिजीज़ शुरू होती है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो 80% पेशेंट के अंदर बालों के अंदर पपड़ी का बनना और जहाँ स्किन फोल्ड्स हैं, कोहनी और घुटने, यहाँ पर शुरू होना। और टिपिकल निशानी क्या है सोराइसिस की कि पपड़ी को आप हाथ से उखाड़ सकते हैं। जितनी भी और स्किन डिजीज़ हैं, फंगल से लेके एक्जिमा, एक्जिमेटस, डर्मेटाइटिस, उनके अंदर पपड़ी को उखाड़ नहीं सकते। तो लोकेशन की जो मैंने बात करी, शुरू कहाँ से होता है? बालों से, एल्बो से और घुटनों से जनरली पेशेंट में शुरू होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे और भी टाइप की डिजीज़ होती हैं जो सोराइसिस को मिमिक करती हैं? क्या हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी जांघों में या प्राइवेट एरियाज़ पे रैशेज़ रहते हैं या खुजली रहती है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर जब सोराइसिस का पेशेंट कंफ्यूज होता है तो सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूजन महसूस करता है डैंड्रफ और सोराइसिस के बीच में अर्ली स्टेज में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ में नमक की तरह के बिल्कुल बारीक कतरे गिरते हैं। अच्छा। और सोराइसिस में पपड़ियाँ गिरती हैं। और नंबर 2, सोराइसिस में जब ये आप पपड़ी को उखाड़ेंगे तो नीचे से हल्का सा ब्लड आएगा। डैंड्रफ में ब्लड नहीं आता। तो एक तो पेशेंट जनरली जो कंफ्यूज और मिसगाइडेड होते हैं यहाँ पर होते हैं। ठीक है। सेकंड, कुछ पेशेंट्स कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं? वो होता है कि अगर ग्राइन एरिया में अगर सोराइसिस होता है तो लोग उसको फंगल समझ लेते हैं। ओके। तो वो मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर ट्यूब्स लगाते रहते हैं और स्टीरॉयडल की ट्यूब्स लंबा टाइम लगाने से सोराइसिस और ख़राब हो सकता है। और थर्ड, कुछ पेशेंट बहुत कैजुअल होते हैं, थोड़ी सी बॉडी के ऊपर सोराइसिस आता है, लेकिन क्योंकि उनको ये पपड़ी वाली बात जो हम समझा रहे हैं उनको पता नहीं होता। ओके। वो उसको एक एलर्जी मानते हैं कि छोटी सी एलर्जी हो गई है मेरे को, वो केमिस्ट पे ट्यूब लगाते रहते हैं और डिजीज़ वहाँ से स्प्रेस होके वो बॉडी के कुछ सालों के अंदर बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो, नेल्स पे चले जाती है या जॉइंट्स में चले जाती है। तो मतलब ये कि अगर पेशेंट को इन्फॉर्मेशन ना हो या लैक ऑफ अवेयरनेस हो तो ट्रीटमेंट शुरू करने में डिले हो सकता है, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो एडवांस स्टेज में जा सकती है। मिसडायग्नोज से जो पेशेंट हैं वो ख़राब होते हैं और पेशेंट की कैजुअल अप्रोच से भी पेशेंट ख़राब होते हैं। और जितना ज़्यादा डिजीज़ आगे बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट करना भी उतना ही आई थिंक चैलेंजिंग हो जाता है। डेफिनेटली। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर धवन। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तो बताया है कि ये सोराइसिस शुरू कहाँ से होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोराइसिस शुरू कब होता है, किन कंडीशंस में सोराइसिस देखने को ज़्यादा मिलता है, या पेशेंट्स में यूजुअली सोराइसिस कब शुरू होता है? देखिए, सोराइसिस 90% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके अंदर विंटर्स में सोराइसिस की शुरुआत होती है, जैसे ही मौसम का चेंज होता है। और कुछ पेशेंट हमें आके ये भी बोलते हैं कि जैसे वेदर चेंज होता है उसमें भी सोराइसिस ट्रिगर करता है। तो सोराइसिस इज़ नोटोरियस फॉर दिस थिंग कि इसके जो वैक्सिंग वेनिंग सिम्टम्स होते हैं, आई थिंक यही रीज़न है कि क्यों पेशेंट अपने ट्रीटमेंट में डिले भी कर देते हैं, क्योंकि वो कैजुअल रहते हैं। शुरुआत में उनको शुरुआत में तो सिर्फ स्कैल्प में पपड़ी बनना, इसको वो डैंड्रफ से कंफ्यूज कर देते हैं, और अपने घुटने पे या कोहनी पे थोड़े से पैचेस आना जिस पे वो ट्यूब लगा के ठीक कर लेते हैं, और फिर समर में वो चले जाता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए वो डिले कर देते हैं और तब तक डिजीज़ जो है वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में चले जाते हैं।